हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। सो गाइज़, आज का टॉपिक बहुत नॉलेजेबल है, आपको पसंद आएगा, उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये सारे टेस्ट जो आपने स्क्रीन पे देखे हैं अभी HIV, HbSAg, SCB, हेपेटाइटिस और ब्लड शुगर जैसे टेस्ट डॉक्टर ऑपरेशन से पहले और सर्जरी से पहले रिकमेंड करते हैं। क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सारे डिसीज़ होते हैं HIV जैसे HbSAg, ये सारे जो डिसीज़ होते हैं वो ट्रांसमिटेड डिसीज़ होते हैं, मतलब एक से दूसरे में फैलने वाले। अब एक से दूसरे में कैसे फैलेंगे ऑपरेशंस के थ्रू, वो हम जानेंगे। सो गाइज़, अगर आपके अंदर ये डिसीज़ हैं HIV, HbSAg, हेपेटाइटिस, SCB वगैरह, आपके अंदर ये डिसीज़ हैं, आपका ऑपरेशन हुआ। सो आपके ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, अगर उसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम किसी दूसरे पेशेंट के ऑपरेशन के टाइम पे करते हैं, सो जो आपके अंदर ये डिसीज़ थे वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू किसी और पेशेंट के अंदर चले जाएंगे, और जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है उसके भी कहीं इंजरी है, तो उसको भी इंजरी के थ्रू ये डिसीज़ फैल सकता है। सो इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको मेक श्योर करता है कि आपको इनमें से कोई डिसीज़ तो नहीं है। सो गाइज़, इसीलिए बोला जाता है कि इन टेस्टों को ऑपरेशन से पहले ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं भी किया है, तो आपको खुद को इंश्योर कर लेना है कि आप इन सब टेस्टों से रिएक्टिव तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इन सब टेस्टों को कराते हैं तो आपको भी पता लग जाएगा कि आप रिएक्टिव हैं। आप मेडिसिन ले सकते हैं, आप अपना ट्रीटमेंट कैरी ऑन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये टेस्ट, हालांकि ये जो टेस्ट होते हैं, ये जो डिसीज़ होते हैं, ये डेंजरस होते हैं, इनसे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीज़ होते हैं। अगर एक बार हो जाए तो काफ़ी लंबा समय लगता है इनको ठीक होने में, लेकिन क्योर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्योर नहीं हो सकते। सो इसीलिए डॉक्टर इन टेस्टों को कराने के लिए बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड शुगर की। ब्लड शुगर क्यों करवाया जाता है ऑपरेशन से पहले? सो गाइस, जो भी पेशेंट डायबिटिक होता है, उसके लिए ऑपरेशन कराने से पहले बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो उसको झेलनी पड़ती है ऑपरेशंस के बाद। तो इसीलिए अगर वो डायबिटिक है तो उसको डॉक्टर को पहले ही बता देना चाहिए, अदरवाइज़ डॉक्टर तो कंफर्म करते ही हैं। अभी हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर है और आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप हाइपो हैं या हाइपोग्लाइसीमिया है या हाइपरग्लाइसीमिया है, आप जो भी हैं, तो उससे आपकी बॉडी में ऑपरेशन के टाइम पर क्या दिक्कत हो सकती है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी सर्जरी होती है या जब भी ऑपरेशन आपका किया जाता है, डॉक्टर्स करते हैं, तो उस टाइम पे आपको एनेस्थेसिया दिया जाता है। अब एनेस्थेसिया क्या होता है? एनेस्थेसिया एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि आपको ऑपरेशन के टाइम पे जो भी पेन होता है, इस एनेस्थेसिया को देने के बाद आपको जो पेन है वो नहीं होगा, आपको पेन फील नहीं होगा। पेन होगा लेकिन आपको पेन फील नहीं होगा। उस जगह को पूरे को सुन्न कर दिया जाता है। अगर हम बोलें तो उस जगह को पूरे को सुन्न कर दिया जाता है, या कभी कभी पूरी बॉडी को भी स्टॉप कर दिया जाता है टेम्परेरी बेस पर, जिससे कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो आपको फील ना हो, ऑपरेशन से होने वाला जो आपको पेन है वो फील ना हो, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो एनेस्थेसिया कॉज करता है स्ट्रेस हार्मोन्स को। मींस एनेस्थेसिया की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो कि क्या करता है, जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, जो कि जिसका काम है बॉडी में शुगर को कंट्रोल करके रखना। तो एनेस्थेसिया की वजह से जो इंसुलिन होता है वो लेस सेंसिटिव हो जाता है। मींस नॉर्मली बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सेंसिटिव रहते हैं, ऑल द टाइम एक्टिव रहते हैं, लेकिन इस एनेस्थेसिया को देने के बाद थोड़े से कम सेंसिटिव हो जाते हैं ये। तो उसकी वजह से ये इंसुलिन जो है थोड़ा कम एक्टिव होता है और काम करना बंद कर देता है कुछ समय के लिए। सो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपके अंदर इंसुलिन काम करना बंद कर दिया है, तो सोचो आपकी शुगर और भी बढ़ सकती है, आपका जो ब्लड में शुगर लेवल है वो और भी हाई हो सकता है। सो एक रीज़न ये होता है।
कि जो है अगर आप डायबिटिक होते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ऑपरेशन के बाद आपका ब्लड लेवल और भी ज़्यादा हाई हो सकता है, जिससे ब्लड क्लोटिंग, थ्रोम्बोसिस जैसी परेशानियाँ, हार्ट फेलर, हार्ट डिसीज़ जैसी परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद एक और चीज़ अक्सर आपने सुना है और मैंने भी सुना था कि जब किसी भी पेशेंट को, किसी को भी जो भी डायबिटिक पेशेंट होता है, शुगर होती है उसको, तो उसके एक बार इंजरी हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। तो हम इसका बिहाइंड भी रीज़न जानेंगे कि वो सर्जरी क्यों ठीक नहीं होती। गाइस, वो इसीलिए नहीं होती जब आपका ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, शुगर्स के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ब्लड की जो स्पीड है, जो सर्कुलेशन स्पीड है, वो डाउन हो जाती है। ब्लड आपका जिस स्पीड से बॉडी में जाता है उस स्पीड से नहीं जा पाता, और जो हमारा जख्म है, जो वुंड है, जहाँ पर जिस भी बॉडी पार्ट पे, वहाँ पे वो देर में पहुँचता है, थोड़ा स्पीड उसकी स्लो हो जाती है, उस वजह से वो वुंड जल्दी ठीक नहीं हो पाता। क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिशंस होते हैं, या फिर हमने कोई भी मेडिसिन ली है जख्म को, इंजरी को सुखाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, वो वहाँ तक देर में पहुँच पाती है। इसीलिए जो हमारा जख्म है वो थोड़ा टाइम लेता है ठीक होने में। और ऑक्सीजन भी जो है वुंड को ठीक करने में उसको हेल्प करती है। तो ब्लड, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स की वजह से ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, इसीलिए वो कभी कभी टाइम ज़्यादा लेता है ठीक होने में। उसके बाद गाइस, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एक और जो है आपने सुना होगा, आपने अगर ऑपरेशन आप पहले करा चुके हैं, आप कराने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि ऑपरेशन से 2-3 घंटे पहले कुछ खाना नहीं होता, ना कुछ खाना होता, ना पानी पीना होता। अब इसके पीछे का भी रीज़न क्या है, हम वो भी जान लेते हैं इस वीडियो में साथ ही। तो गाइस, होता क्या है कि जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया क्या करता है, जो भी आपकी बॉडी में रिफ्लेक्सेस एक्शंस होते हैं उसको टेम्परेरी बेस पे स्टॉप कर देता है। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जाने तो बॉडी में जो भी काम हो रहा है वो सब बंद हो जाता है कुछ देर के लिए। ऑपरेशन टाइम पे, ऑपरेशन जब तक होता है, जब तक वो बंद हो जाता है उतनी देर के लिए। तो अगर आपने कुछ भी खाया है तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में 4 से 5 घंटे के लिए स्टमक में वो रहता है। सो अगर एनेस्थीसिया हमने ले रखा है, मतलब डॉक्टर देता है, और हमने खाना खाया है उससे पहले, और क्योंकि खाना 3-4 घंटे तक रहता है, सो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पानी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन्स, एंजाइम्स, बॉडी ने काम करना बंद कर दिया एनेस्थीसिया की वजह से। तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? नहीं होगा, वो स्टमक में ही रहेगा। अब वो स्टमक में रहेगा तो ऑपरेशन के टाइम पे वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? वो कर सकता है, आपको वोमिटिंग जैसी दिक्कतें होने लग सकती हैं। आपका जो खाना है वो थ्रोट में, आपके गले के ऊपर, खाना पानी गले के ऊपर आ सकता है। सो उससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि आपका खाना पेट में ही रहेगा। अब ऑपरेशन के टाइम पे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो या तो वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकलेगा, या फिर वो आपके गले में जो है डकार आएंगी, और वो खाना पानी आपके गले के थ्रू ऊपर आने लगेगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन से पहले आपको ना तो कुछ खाना है, ना तो कुछ पानी पीना है। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।